डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की क्या संरचना है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की संरचना अगर हम देखते हैं तो प्रायः 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में प्रमुख जो गैसें हैं वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि पाई जाती है। वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मुख्यतः गैसेस पाई जाती हैं वो प्रमुखतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस भाग को सममंडल कहा जाता है। इस भाग को, जिसमें कि मुख्यतः जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसेस उपस्थित रहती है, इसको सममंडल कहा जाता है। इससे ऊपर भारी गैसें, नीचे व ऊपर हल्की गैसें वितरित होती हैं। इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भारी और हल्की दोनों तरह की गैसेस होती हैं, जिसमें कि भारी गैसेस नीचे की साइड होती है और उसके ऊपर हल्की गैसेस उपस्थित होती है। तो ये जो ऊपर का वायुमंडल का हिस्सा है इसको विषम मंडल कहा जाता है। इस प्रकार से गैसों के वितरण के आधार पर वायुमंडल में अलग अलग भिन्न भिन्न स्तर बनाए गए हैं, जिसको स्तरीकरण कहते हैं। और स्टकलिफ के अनुसार वायुमंडल संरचना को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसका कि डायग्राम हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो वायुमंडल की संरचना का अगर हम मोटे तौर पर अध्ययन करें तो प्रथम 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक विभिन्न गैसेस जो पाई जाती हैं वो वाली गैसेस हैं जो वायुमंडल में बहुतायत से पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भारी और हल्की गैसेस का मिश्रण पाया जाता है। भारी गैसेस निचली सतह पर होती है और उसके ऊपर हल्की गैसेस वितरित रहती है। प्रथम जो मंडल है उसको सममंडल कहा गया है और जो ऊपर का भाग है वायुमंडल का उसको विषम मंडल कहा गया है। गैसों के वितरण के आधार पर वायुमंडल को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है और स्टकलिफ नाम के इकोलॉजिस्ट ने वायुमंडल की संरचना को निम्न भागों में बांटा है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपरी 400 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल का भाग है उसको विभिन्न स्तरों पर बांटा गया है, जिसका जोनेशन है, जिसके अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं। उसका आरेखी चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। अर्थ से 8 किलोमीटर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से जब हम अर्थ से शुरू करते हैं तो ऊपर जो पहली डॉटेड लाइन है वो 50 किलोमीटर पे है, उसके ऊपर की डॉटेड लाइन है वो 80 किलोमीटर पे है और वहाँ से ऊपर जो डॉटेड लाइन है वो 400 किलोमीटर तक है। जैसा कि हमने देखा था कि प्रथम 100 किलोमीटर तक मुख्य गैसेस इसमें पाई जाती हैं। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जब हम अध्ययन करते हैं तो है सबसे पहले ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एक स्लैंटिंग लाइन के रूप में इसमें उपस्थित होता है। 8 किलोमीटर की स्थिति पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। अगर हम 18 किलोमीटर तक अध्ययन करते हैं, पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक, वहाँ पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो तापमान हाइट के हिसाब से कम होता जाता है और -80 डिग्री तापमान रहता है 18 किलोमीटर पर। उसके बाद अगर हम ऊपर बढ़ते जाते हैं 50 किलोमीटर तक तो तापमान हाइट के साथ इंक्रीज़ होता जाता है। उसके 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पर हम जाते हैं तो तापमान पुनः हाइट के साथ डिक्रीज़ होता जाता है और 80 किलोमीटर से पुनः हम 400 किलोमीटर की हाइट तक जाते हैं तो तापमान हाइट के साथ बढ़ता जाता है। तो ये जो वेरिएशन ऑफ तापमान है, वेरिएशन ऑफ जो टेम्परेचर है, तापमान की विभिन्नता इसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है यहाँ पर उपस्थित विभिन्न तरह की गैसियस पदार्थों के कारण। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर और वहाँ पर कई उल्का और उल्कापिंड आके गिरते हैं। उसके ऊपर वाला जोन है मेसोस्फियर,
जिसमें भी कई तरह के उल्कापिंड आते हैं। उसके ऊपर आता है आयोनोस्फीयर और सबसे बाह्य जो सतह है वो कहलाती है एक्सोस्फीयर। इस डायग्राम का हम हर एक परत का डिटेल में विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी सर्वोच्च सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर होती है, परंतु जैसे जैसे अक्षांश में वृद्धि होती है इसकी ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है, जैसा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सिर्फ 8 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की दर ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जब 165 मीटर की ऊंचाई होती है तो तापमान लगभग 1 डिग्री कम हो जाता है। इसको सामान्य ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ मंडल में सबसे कम तापक्रम भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। सभी जीवधारियों के लिए यह स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वायुमंडल की 75% गैस की जो मात्रा है वह इसी मंडल में पाई जाती है और विभिन्न मौसमी परिघटनाएं भी इसी मंडल में पाई जाती हैं। इससे उठने वाली जो हवाएं हैं वह इस मंडल को पार नहीं करती है, इसीलिए इस मंडल की नमी को बनाए रखती है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है। अब सर्वोच्च सीमा, जो टॉप की जो लेयर होती है जहाँ से फिर दूसरा मंडल शुरू होता है, तो जो सर्वोच्च सीमा है उसको क्षोभ सीमा कहा गया है। यह सीमा सीधी नहीं है। भूमध्य रेखा पर इक्वेटोर पर यह सीमा लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, पर जैसे जैसे अक्षांश में हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, कर्क रेखा, फिर उसके बाद मकर रेखा और उसके बाद जब पोल्स के पास, ध्रुव के पास अगर हम पहुंचते जाते हैं तो इस सीमा की ऊंचाई कम होती जाती है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा है लगभग कि ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की दर लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, वायुमंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है और ये सामान्य ह्रास दर कहलाती है। क्षोभ मंडल में सबसे कम तापक्रम भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई, सबसे अधिक क्षोभ मंडल यहीं पर पाया जाता है। सब जीवधारियों के लिए वायुमंडल का यह भाग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 75% ऑफ द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर यहीं पर पाई जाती है। वायुमंडल की 75% गैसेस यहीं पाई जाती है। यहाँ पर मौसमी परत घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल का बनना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का उठना, सब इसी में संपन्न होता है। इसके साथ ही कई संवहनिक वायु धाराएं भी यहाँ पर बहती है। यह वायु धाराएं क्षोभ मंडल को पार करके बाहर के मंडलों में नहीं जा सकती है, इसीलिए जो भी घटनाएं होती, बादल का बनना, वाष्पीकरण और भाप का वहाँ उपस्थित होने की वजह से पृथ्वी की नमी को क्षोभ मंडल अपने अंदर ही बनाए रखता है और पृथ्वी की नमी क्षोभ मंडल से बाहर नहीं जा सकती है। दूसरा स्तर आता है स्थिर मंडल। वायुमंडल की यह परत क्षोभ मंडल के बाद पाई जाती है। यह लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र है। इस सीमा क्षेत्र को स्थिर कहा जाता है। क्षोभ सीमा के ऊपर से लगभग पृथ्वी की सतह से 21 से 30 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर तापमान सामान्यतः या तो अपरिवर्तित रहता है या फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसीलिए यहाँ का जो पूरा भाग है समताप स्तर कहलाता है। इस परत के बाद तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा मुख्यतः ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन गैस पृथ्वी के 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, परंतु ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पृथ्वी की 22 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास होती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखने की क्षमता रखता है।
इसीलिए जब ये पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है तो इसके अंदर तापमान की बढ़ोतरी होती है। इस स्थिर मंडल में वायु के लगभग 24% भाग पाया जाता है तथा शेष 1% इसके ऊपर वाली परत में पाया जाता है। यह ड्राई एयर होता है, सूखी हवा होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर नमी और संवहनी वायु धाराएं उपस्थित नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई मौसम नहीं रहता है। तो स्थिर मंडल वह परत है जो कि क्षोभ मंडल के बाद पाई जाती है। इसकी सीमा क्षेत्र 30 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर स्थिरीकरण रहता है क्योंकि यहाँ पर वायु की धाराएं नहीं पाई जाती है, नमी नहीं पाई जाती है, हवा शुष्क होती है और लगभग यह यहाँ पर जो गैसेस हैं वो भी कम मात्रा में पाई जाती हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर से लगभग जो तापमान है वह कुछ एरिया तक, जैसे पृथ्वी से अगर हम 21 से 30 किलोमीटर के ऊपर तक जाते हैं तो तापमान जो है सामान्य रहता है, अधिक परिवर्तित नहीं होता है। पर इससे ऊपर की सतह पर अगर हम जाते हैं तो तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इसके ऊपर की सतह पर ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल की ऊंचाई क्या होती है? 15 से 45 किलोमीटर के ऊंचाई होती है। यहाँ से पृथ्वी से अगर अपन 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्षोभ मंडल पाया जाता है, ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास होता है। ओजोन मंडल में तापमान बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की पराबैंगनी किरण को यह अवशोषित कर लेता है, जिससे कि यहाँ तापमान में बढ़ोतरी होती रहती है। वायु का लगभग 24% भाग यहाँ पर पाया जाता है, परंतु यहाँ पर नमी नहीं होती है और वायु बहती हुई नहीं होती है और संवहनी वायु धाराएं नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ का मौसम बिल्कुल शुष्क होता है और यहाँ पे कोई मौसम में परिवर्तन नहीं रहता है। एक जैसा स्थिर वातावरण यहाँ पर उपस्थित रहता है, इसलिए इसको स्थिर मंडल कहा जाता है। तीसरा जो भाग है वह है मध्य मंडल। यह स्थिर मंडल से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक की हो जाती है। इसकी जो परिसीमा है उसको मध्य सीमा कहते हैं, जहाँ पे ये एंड होता है उसको मध्य सीमा कहते हैं। इस एरिया में तापमान में तेज़ी से कमी आती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। इसका प्रमुख कार्य है सूर्य की किरणों की प्रक्रिया से रेडियो तरंगों को अवशोषित करना है। जितनी भी रेडियो वेव्स हैं वो यहाँ पर अवशोषित होती हैं। चौथा मंडल जो है वह आयन मंडल या ताप मंडल कहा जाता है, आयोनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर कहा जाता है। यह मध्य मंडल से ऊपर स्थित वायुमंडल की परत है। मध्य मंडल से ऊपर जो वायुमंडल होता है उसको आयोनोस्फेयर या आयन मंडल कहा जाता है। पृथ्वी से लगभग ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होता है। मध्य मंडल से ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में क्रमिक रूप से वृद्धि होती रहती है। इसकी अधिकतम सीमा 400 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर संपूर्ण वायुमंडल पराबैंगनी किरणों की प्रक्रिया के द्वारा आयनीकृत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर सामान्य से अधिक मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन निर्मित रहते हैं। अधिक उच्च अक्षांशों पर दिखाई देने वाला रंग बिरंगा प्रकाश भी आयन मंडल में ही उत्पन्न होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ 6 माह की रात्रि होती है वहाँ के निवासी आयन मंडल द्वारा उत्पन्न रंग बिरंगी गुलाबी और बैंगनी प्रकाश में ही इस अवधि में अपना कार्य करते हैं। तो आयन मंडल क्या है? मध्य मंडल से ऊपर का उपस्थित वायुमंडल है। यह वायुमंडल लगभग पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित रहता है। जैसे जैसे इसमें हम ऊपर बढ़ते जाते हैं यहाँ पर तापमान बढ़ता जाता है। इसकी ऊंचाई सीमा 400 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर
ओजोन मंडल तो क्या है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देता है, परंतु यहाँ पर ऐसी कोई गैस उपस्थित नहीं होती है। तो जो पराबैंगनी किरणें यहाँ पर आती है वो यहाँ पे उपस्थित जितनी भी गैसेस हैं उनका आयोनाइजेशन कर लेती है, उनका आयनीकरण कर लेती है। इसीलिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, अधिक उच्च अक्षांशों पर जो रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है वह भी आयन मंडल में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ पे 6 मंथ्स नाइट और 6 मंथ्स डे रहता है, वहाँ पे जब 6 मंथ्स नाइट होती है तो सूर्य की रोशनी तो नहीं आ पाती है, परंतु यहाँ पर जो उपस्थित आयन्स है उनकी वजह से गुलाबी और जो बैंगनी कलर का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश की उपस्थिति में ही वो अपनी दिनचर्या, वहाँ के जो प्राणी हैं अपनी दिनचर्या कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। आपने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में कभी सुना होगा। तो नॉर्दर्न लाइट्स क्या है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यूरोप के जो ऊपरी जो देश हैं वहाँ पर आकाश के अंदर इस तरह की लाइट्स नज़र आती है, हरी, बैंगनी, गुलाबी कलर की। वह इस वायुमंडल की इस परत के कारण ही दिखाई देती है, जहाँ पे कि आयोनाइजेशन हो जाता है और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि गुलाबी, बैंगनी और नीले तरह के प्रकाश देते हैं। पांचवा जो मंडल है वो है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल से भी ऊपर उपस्थित होता है, मतलब ये बाहर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, सबसे बाह्य परत है। इसके अंतर्गत आयन मंडल का ऊपरी भाग भी आता है जिसमें हवा के कण आयनीकृत नहीं होते हैं। वह अंततः विस्तृत होकर ऊपर उठ जाते हैं और वे ही बहिर्मंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल के इस क्षेत्र की सीमा लगभग 400 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई की होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन अणुओं पर कॉस्मिक किरणों की प्रक्रिया से हीलियम गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर लगभग गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वी की अंतिम परिसीमा है और इसके पश्चात वायु का तत्व जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो आयोनोस्फीयर के ऊपर एक मंडल पाया जाता है जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। मुख्यतः यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यहाँ पर वायुमंडल से जो आयन मंडल की जो ऊपरी सतह की जो गैसेस होती है जो कि आयनीकृत नहीं होती है वह ये स्तर बनाती है। यहाँ पर हवा जो है विस्तृत होकर ऊपर उठ जाती है। वायुमंडल के इस क्षेत्र की सीमा 400 से 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। सबसे बाह्य मंडल है ये। यहाँ पर नाइट्रोजन के अणुओं पर कॉस्मिक किरणों की प्रक्रिया से हीलियम का निर्माण होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है पृथ्वी का वह लगभग समाप्त हो जाता है। वायु भी खत्म हो जाती है। वायु का जो तत्व है वह समाप्त हो जाता है और धरती के ऊपर जो वायुमंडल की सीमा है वह यहाँ पर अंतिम सीमा कहलाती है। तो उपरोक्त जो सब विवरण है इससे स्पष्ट होता है कि क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में जो गैसीय मिश्रण उपस्थित रहता है उसे वायु कहते हैं और वह ही प्राणियों में जीवन का संचार करती है और प्राणदायिनी कहलाती है। तो आज हमने वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर स्थिर मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके पश्चात आयन मंडल और अंत में बहिर्मंडल का हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।